लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है। 10 सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स जो बुक है आपका, उसका दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये हम लोग पढ़ रहे थे शीर्षक के रूप में। इसमें हम लोगों ने देखा आर्थिक कार्य क्या है, अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। और अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक क्रियाओं को हम 3 क्षेत्रकों में बांटते हैं, यह भी हम लोगों ने देख लिया। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, क्षेत्रकों का विभाजन यानी कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं। फिर हमने अगला शीर्षक डील किया था 3 क्षेत्रकों की तुलना, ये भी हम लोगों ने तुलना किया था क्षेत्रकों का। कि किस क्षेत्रक से कितनी वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन होता है, कौन सा क्षेत्रक ज्यादा महत्वपूर्ण है और किस स्थिति में महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोगों ने अगला शीर्षक डील किया था क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। क्षेत्रकों में परिवर्तन होता रहता है। कोई भी देश विकास के प्रारंभिक अवस्था में रहेगा तो प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं महत्वपूर्ण रहेंगी वहां। जैसे जैसे वह विकासशील होता जाएगा वहां द्वितीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा महत्व उसका, और जैसे जैसे देश विकसित हो जाएगा वहां तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ जाएगा। इसी क्रम में अगले पेज पर देखिए एक टेबल दिया है आपका बना करके, एक डायग्राम है आपके बुक में, पेज नंबर 24 में। सबके पास बुक है ना? देखिए इसमें लिखा है ऊपर शीर्षक भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ये आपका ऊपर शीर्षक दिया है, बगल में एक डायग्राम दिया है। देखिए आलेख 1 लिखा हुआ है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक को इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए बुक में, इसको हम चाहेंगे तो बोर्ड पर भी बना सकते हैं फिगर, ऐसे आप बुक में दिया है, ध्यान से देखिए मैं बोल रहा हूं। इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, देखो बाएं तरफ लेफ्ट साइड में, माने ये सीधा जो कॉलमन है आपका, उसमें रुपए करोड़ में कितने करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ, और 2 वर्ष का दिखाया गया है 1970-71 और 2010-11। 2 कॉलमन दिखाया गया है। एक कॉलमन में 1970-71 का उत्पादन दिखाया गया है, दूसरे कॉलमन में 2010-11 का उत्पादन दिखाया गया है। माने 40 वर्ष के बाद भारत में उत्पादन में क्या परिवर्तन हुआ। देखिए 1970-71 में तीनों क्षेत्रकों से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक से, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ का ही उत्पादन हुआ। लाइन मिलाइए, तीनों क्षेत्रकों में मिलाकर 10 लाख करोड़। लेकिन 2010-11 में तीनों क्षेत्रकों से जो उत्पादन प्राप्त हुआ, कुल सकल घरेलू जो उत्पाद प्राप्त हुए, वह दिया है 50,000 करोड़, 50 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ और 50 लाख करोड़ कितना गुना बढ़ गया? 5 गुना बढ़ा। देखिए ये जो दिया है, यहां पर दिया है तृतीय क्षेत्र के ऊपर रेड से दिखाया गया है,
द्वितीयक क्षेत्रक येलो से दिखाया गया है, प्राथमिक क्षेत्रक थोड़ा सा ग्रीन टाइप का है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन आपको प्राथमिक क्षेत्रक से, दूसरा स्थान जो है तृतीय क्षेत्रक से, और तीसरा स्थान था द्वितीय क्षेत्रक का, माने औद्योगिक उत्पादन कम था, और तीनों मिलाकर 10 लाख करोड़ रुपए का ही उत्पादन हुआ। लेकिन 40 वर्षों के बाद 2010-11 यह उत्पादन बिल्कुल परिवर्तित हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ा उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद में 5 गुना वृद्धि हो गया, 50 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। और इसमें भी सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है सेवा क्षेत्र में, देखिए इतना हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी वृद्धि हुआ है, कई गुना वृद्धि हो गया। कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में भी वृद्धि हुआ, लेकिन इन दोनों के तुलना में कम वृद्धि हुआ। सबसे ज्यादा वृद्धि सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र में, दूसरे स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र और तीसरे स्थान पर प्राथमिक क्षेत्र। माने 40 वर्षों में उत्पादन की प्रक्रिया बदली है, बढ़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ी है तृतीय क्षेत्र में, और द्वितीय क्षेत्र में दूसरे स्थान पर, तृतीय प्राथमिक क्षेत्र में कम वृद्धि हुआ है। यही दिखा रहा है ये डायग्राम। अब अगला शीर्षक है आपका उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। आप फिर से इसी डायग्राम को देखें जो अभी हम बता रहे थे आलेख 1 में। इस आलेख 1 में जो देखा है आपने 1970-71 और 2010-11, इसमें जो परिवर्तन हुआ है उत्पादन में, सारे में परिवर्तन हुए हैं, सब में बढ़ा है उत्पादन, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन बढ़ा है तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र। जब सबसे अधिक उत्पादन बढ़ा है तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में इस तृतीय क्षेत्र का महत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण दिया है बहुत सारा, जिसमें पहला कारण दिया है कि किसी भी देश में अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, रक्षा, नगर निगम आदि की स्थापना और संचालन करने का दायित्व सरकार को है। ध्यान दीजिए, ये सारी सेवाएं, ये सेवा क्षेत्र में आते हैं, इन सारी चीजों की व्यवस्था करना, देखभाल करना, इनका विकास करना, इसकी जिम्मेवारी सरकार को होती है। तो सरकार को इन चीजों का जरूरत पड़ता है विकास करने के लिए, जनता की भलाई के लिए, अच्छे काम करने के लिए, ताकि लोग उसको लाइक करें, उसको वोटिंग करें, देश में अमन कायम हो। तो सरकार ने इन चीजों के क्षेत्र में बढ़ावा दिया, इनका विस्तार हुआ सरकार के प्रयास के फलस्वरूप, अतः सेवा क्षेत्रों का विकास हो गया, इसलिए तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा। दूसरा कारण है कि जब कृषि और उद्योग में विकास हुआ
तो परिवहन, व्यापार, भंडारण आदि सेवाओं का मांग बढ़ा। तृतीय क्षेत्रक क्यों महत्वपूर्ण हो गया? तृतीय क्षेत्रक महत्वपूर्ण हुआ सरकार के इन सेवा क्षेत्रों के विकास करने से। तृतीय क्षेत्रक का महत्व बढ़ा क्योंकि हमारे देश में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के उत्पादन बढ़े, और जब इनके उत्पादन बढ़े तो परिवहन, व्यापार, भंडारण, संचार आदि सेवाओं का मांग बढ़ा। जब इनका मांग बढ़ा तो इनमें विकास किया गया। ये सारे सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से इन सेवाओं का मांग बढ़ा, जिससे तृतीय क्षेत्रक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा कारण कि तृतीय क्षेत्रक क्यों महत्वपूर्ण हो गया, क्यों इतना उत्पादन बढ़ा? पहला ये कारण है, दूसरा ये कारण है, तीसरा कारण चलिए लोगों की जब आय बढ़ी, आय बढ़ने से लोग रेस्तरां माने होटल, रेस्तरां, पर्यटन, घूमना फिरना, शॉपिंग मॉल वगैरह जो खुल गए हैं, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आदि कार्यों में लोग लग गए। ये सारे उदाहरण हैं सेवा क्षेत्र के। तो 2010-11 के बाद जो देश में तृतीय क्षेत्रों का महत्व बढ़ता जा रहा है, उसका कारण क्या है? पहला कारण है अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक व्यापार सेवा, थाना, कचहरी, रक्षा, नगर निगम, ग्रामीण कार्यालय आदि की व्यवस्था सरकार को करना है, अनिवार्य कार्य कर दिया गया है। इसलिए सरकार ने जब इन सारे सेवा क्षेत्रों का विस्तार किया तो तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। दूसरा है, जब देश में प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक का उत्पादन बढ़ा तो परिवहन, व्यापार, भंडारण और संचार जैसी सेवाओं का मांग बढ़ा, जिससे सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। तीसरा है कि जब प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र बढ़ने लगे और कुछ सेवा क्षेत्रों का विस्तार होने लगा तो लोगों का आय बढ़ने लगा। जब लोगों के पास धन आ गया, रुपए पैसे आ गए, तो ये विभिन्न तरह के कार्यों में संलग्न हो गए। कृषि छोड़ करके, उद्योग छोड़ करके कुछ लोग रेस्तरां खोलने में लग गए, पर्यटन विकास में लग गए, शॉपिंग के कार्य में लग गए, निजी अस्पताल खोलने में लग गए, निजी विद्यालय खोलने में लग गए, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र आदि खोलने लगे। इन सारे कार्यों का जब विकास हुआ लोगों के आय बढ़ने से, तो सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ा। ये सारे सेवा क्षेत्र के अंग हैं। चतुर्थ में दिया है, चौथा कारण है कि क्यों सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ा। इसमें दिया है कि विगत कुछ वर्षों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास हुआ।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एटीएम, बैंकिंग, ये सारी सेवाएं आने लगी सामने, जिससे सेवा क्षेत्रों का और विकास होता चला गया, उसका महत्व बढ़ता चला गया। टेलीफोन, एसटीडी, इंटरनेट, ये सारी व्यवस्थाएं सामने आने लगी, जिसके कारण सेवा क्षेत्रों का और अधिक विकास हुआ। तो इस तरह से वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। अगर क्वेश्चन कोई करे कि तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ रहा है देश में, तो ये 4 कारण दे सकते हैं। पहला कारण है कि सरकार को अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं दार सेवा, थाना, कचहरी, रक्षा, नगर निगम, ग्रामीण कार्यालय आदि का संचालन करना पड़ता है, और ये सभी सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। जब सरकार इन सारी चीजों का संरचना करके सुचारू रूप से लागू कर दी, तो सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। दूसरा है कि जब प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ा, तो परिवहन, व्यापार, भंडारण, संचार आदि सेवाओं का मांग बढ़ गया, और इनके मांग बढ़ने से इनका क्या कहते हैं, विकास हुआ, जिससे कि तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। तीसरा कारण है कि जब ये सारे मजबूत हो गए, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र ज्यादा बढ़ गया, कुछ सेवा क्षेत्र भी विकास कर दिया, तो लोगों के आय काफी बढ़ गए। जब लोगों के आय बढ़ गए, तो लोग बहुत दूसरे तरह के धंधे में लगने लगे, रेस्तरां खोलने लगे, पर्यटन के केंद्र खोलने लगे, शॉपिंग मॉल खोलने लगे, निजी अस्पताल बनाने लगे, निजी विद्यालय खोलने लगे, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने लगे, और इन केंद्रों के खुलने से सेवा क्षेत्र का बहुत अधिक विकास हुआ, जिससे सेवा क्षेत्र का तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। चौथा के रूप में आप दे सकते हैं, चौथा कारण कि तृतीय क्षेत्र देश में क्यों बढ़ रहा है, तो आधुनिक वर्षों में पिछले कुछ दशक वर्षों से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास हमारे देश में बहुत तेजी से हुआ है, विश्व में तेजी से हुआ है, जिसके कारण एटीएम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट आदि की व्यवस्थाएं सामने आ गई हैं, जिससे कि ये सारी सेवा क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से हुआ है। तो ये 4 कारण हैं जिसके द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी में थोड़ा सा नीचे निष्कर्ष के रूप में दिया है कि यह जो सेवा क्षेत्र है भारत में बढ़ा तो है, लेकिन हर प्रकार के सेवा क्षेत्र का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है। जैसे इसमें सेवा क्षेत्र में 2 तरह के लेबर आते हैं, 2 तरह के लोग लगे रहते हैं। एक को कहते हैं चतुर या स्किल्ड या दक्ष, चतुर या स्किल्ड अंग्रेजी शब्द है, और एक है अदक्ष जिसके पास दक्षता नहीं है, अचतुर जो चतुर नहीं है, चालाक नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, अचतुर या अप्रशिक्षित भी कर सकते हैं, अनस्किल्ड, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, क्यों तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा, ये 4 पॉइंट देना है। लेकिन ये भी दिखाना है लास्ट में कि तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में 2 तरह के लोग कार्यरत होते हैं। एक को कहते हैं दक्ष, चतुर, स्किल्ड या प्रशिक्षित, कोई भी नाम दे सकते। दूसरे तरह के लोग जो सेवा क्षेत्र में लगे हैं वो अदक्ष, अचतुर, अनस्किल्ड, अप्रशिक्षित, कोई भी कर सकते। तो यह जो दक्ष, चतुर और स्किल्ड और प्रशिक्षित लोग हैं,
इनकी सेवाओं में कम विकास हुआ है, कम विकास हुआ है। आप कहेंगे कि सर दक्ष, चतुर, स्किल और प्रशिक्षित लोग किसको कहेंगे? इसको कहेंगे शिक्षक को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, और दूसरे तरह के मैनेजर को, व्यवस्थापक को। किसको कहेंगे? स्किल्ड, प्रशिक्षित। इनके लिए कामों का, रोजगार का व्यवस्था बहुत कम हो पाया है। भले ही तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा है, लेकिन इनके लिए रोजगार का सृजन कम हुआ है, इनके महत्व कम है। और अदक्ष, अचतुर, अनस्किल और अप्रशिक्षित कैसे लोग कहलाएंगे? ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, छोटी दुकानें चलाने वाला, छोटी दुकान चलाने वाला, घरेलू नौकर या नौकरानी, घरेलू कार्य करने वाले, कार्य करने वाले, मरम्मत के कार्य, ठेला वगैरह जो मरम्मत करते हैं, रिक्शा का मरम्मत करते हैं, पंखा का, मशीनों का मरम्मत कार्य में लगे लोग, कार्य में लगे लोग। उसके अलावा और है प्लम्बर, प्लम्बर जो आपका पाइप वगैरह ठीक करता है, इलेक्ट्रीशियन, विद्युत जो बनाता है। तो ये सब है आपका। नल जल वगैरह जो ठीक करते हैं, नल ठीक करने वाले, विद्युत के जो मशीन वगैरह है उसको ठीक करने वाले, ये सब अनस्किल्ड है। और ये रोजगार के तलाश में रोज इधर उधर मारे फिरते हैं। कभी इनको काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो सेवा क्षेत्र में विकास तो हुआ, महत्व तो बढ़ा, लेकिन सेवा क्षेत्र में जिस तरह का विकास होना चाहिए हर क्षेत्र में वैसा नहीं हुआ। प्रशिक्षित स्किल्ड लोगों के लिए कम विकास हुआ है और अनस्किल्ड अप्रशिक्षित लोगों के लिए ज्यादा विकास हुआ है, क्योंकि हमारा देश गरीबी है, गरीबी में पल रहा है, बहुत अधिक लोग बेरोजगार हैं, तो मजबूर हो जाते हैं इन सारे कार्यों को करने के लिए, छोटे मोटे कार्यों को करने के लिए, जिससे इनको भी सेवा क्षेत्र में रखते हैं। तो अनस्किल्ड लेबर का काम ज्यादा बढ़ा है, लेकिन ये लोग कम आय प्राप्त करते हैं और अपना जीवन बड़ी मुश्किल से पाल पाते हैं। अपना भरण पोषण, अपने परिवार का देखभाल अपने कम आय में बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है, उसका क्या कारण है, और तृतीय क्षेत्र में जो महत्व बढ़ा है वह स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के लिए समान रूप से महत्व नहीं बढ़ा। कम विकास हुआ है स्किल्ड वालों के लिए और ज्यादा विकास हुआ है अनस्किल्ड वालों के लिए, जिनका आय बहुत कम है। और समय बचा, हम चलते हैं अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। अब ध्यान दीजिए इस बात को, अधिकांश लोग, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। ध्यान दीजिए इस शीर्षक को। अगला टॉपिक, ये पहला टॉपिक तो इसमें चला गया, दिल के, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये छठा टॉपिक जहां चल रहा है आपका अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। नियोजित का मतलब समझिए, नियोजित का अर्थ होता है कहां पर कार्यरत। कहां पर का मतलब किस क्षेत्र की, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जब हमने देखा कि तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा है काफी आपके देश में, तो होना चाहिए था कि तृतीय क्षेत्र में ज्यादा रोजगार का सृजन होना चाहिए, ज्यादा लोग उसमें कार्यरत होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। आप इसमें डाटा दिया है, देखिए ध्यान से, पेज नंबर आपका
क्या दिया है पता नहीं चल रहा है। इसी के बाद देखिए पेज नंबर क्या है, इसको पढ़ा नहीं रहा है, 14 है 15, हाँ 24 25 हो गए। 25 पेज पर देखिए, 25 पेज में फिर से देखिए कि सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी दिखाया गया है। यहाँ डाटा देखिए 1970-71 और 2010-11 प्रतिशत में महत्व दिखा है। सकल घरेलू उत्पाद में देखिए 1970-71 में सबसे अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ था कृषि से, और दूसरे स्थान पर था तृतीय क्षेत्रक यानी सेवा क्षेत्रक, और तृतीय क्षेत्रक में तृतीय स्थान रखता था औद्योगिक क्षेत्रक यानी द्वितीय। माने सबसे अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ आपको प्राथमिक क्षेत्रक से, उसके बाद द्वितीय क्षेत्रक से, और सबसे नहीं तृतीय क्षेत्रक से, और सबसे कम प्राप्त हुआ द्वितीय क्षेत्रक। लेकिन 2010-11 में देखिए स्थान परिवर्तित हो गया, सबसे अधिक घरेलू उत्पादन प्राप्त हुआ आपको तृतीय क्षेत्र से। देखिए इतना बड़ा हो गया है। दूसरा स्थान हो गया औद्योगिक क्षेत्र का, और जो कृषि प्रथम स्थान पर था वो चला गया तृतीय स्थान पर। तो सकल घरेलू उत्पाद में 40 वर्षों में काफी परिवर्तन हो गया। जो प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा उत्पादन हो रहा था वह चला गया सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र से उत्पादन। द्वितीय क्षेत्र का जो स्थान तीसरा था वो दूसरा में आ गया। प्राथमिक क्षेत्र का जो स्थान प्रथम था वो तृतीय में चला गया। तो उत्पादन में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन क्या रोजगार में भी इसी तरह का परिवर्तन हुआ? जब उत्पादन सबसे अधिक प्राप्त हुआ तृतीय क्षेत्र से, तो रोजगार भी तो सबसे अधिक मिलना चाहिए तृतीय क्षेत्र से। नीचे देखिए आलेख 3 में दिखाया गया है। 1970-71 में सबसे अधिक रोजगार का सृजन प्राथमिक क्षेत्र से होता था। उत्पादन भी ज्यादा था, रोजगार का सृजन भी ज्यादा था, और उसका दूसरा स्थान रखता था तृतीय क्षेत्र, और तीसरा स्थान औद्योगिक क्षेत्र। उत्पादन के अनुसार सही था। लेकिन 2009-10 में दिखाया गया है, देखिए कि रोजगार अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक मिल रहा है लोगों को। सेवा क्षेत्र में जो उत्पादन सबसे बढ़ गया है उसमें रोजगार का सृजन बहुत कम हुआ है, 30-25%। औद्योगिक क्षेत्र में करीब करीब 20%, 45%, और 50% से अधिक प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। जबकि उत्पादन में इसका स्थान बहुत कम हो गया है, 15% के आसपास। प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन मिल रहा है 15% और रोजगार दे रहा है 55%। तो सोच सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन बहुत कम है, 25%, 15%, रोजगार दे रहा है 55%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कृषि में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। कृषि में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका उत्पादन कम प्राप्त हो रहा है और ज्यादा लोग कृषि कार्य में लगे। इससे आप क्या समझते हैं कि ज्यादा लोग कृषि कार्य में लगे हैं और उत्पादन सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन नहीं प्राप्त हो रहा है, सबसे ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो रहा है तृतीय क्षेत्र से, लेकिन रोजगार दे रहा है सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र। तो ऐसा क्यों? जब प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सबसे ज्यादा मिल रहा है लोगों को, इसका मतलब दो कारण हो सकते हैं। या तो लोग अपने क्षमता के अनुसार उसमें काम नहीं कर रहे हैं, या उसमें छिपी हुई बेरोजगारी है। तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन कम, रोजगारी ज्यादा लोग को दिया है, इसका मतलब कृषि में अल्प बेरोजगारी, जिसको आप प्रच्छन्न
बेरोजगारी का। और एक होता है पूर्ण बेरोजगारी। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको कि कृषि में कैसे अल्प बेरोजगारी है। ये तो डाटा से आपको स्पष्ट हो गया कि उत्पादन सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है, दूसरा स्थान द्वितीय क्षेत्र का है, लेकिन उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का स्थान बहुत कम है, नीचे चला गया है, 15% उत्पादन में प्राप्त हो रहा है। लेकिन उस 15% के उत्पादन में 55% लोग रोजगार पा रहे हैं। देखिए यहां पर उत्पादन मात्र 15%, प्राथमिक क्षेत्र से यानी कृषि क्षेत्र से उत्पादन 15% और रोजगार मिल रहा है 55% लोगों को। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत ज्यादा है, 85% उत्पादन हो रहा है, दोनों मिलाकर 85% हो रहा है। लेकिन रोजगार दे रहा है ये 45%। ध्यान दीजिए, उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र से 15%, रोजगार में लगे हैं 55%। तो इसके आधार पर यहां देखिए बहुत ज्यादा लोग रोजगार में लगे हुए। यहां देखिए उत्पादन 85%, रोजगार में 45%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 15% के उत्पादन में 55% लोग लगे हैं। इसका मतलब यहाँ पर अल्प बेरोजगारी या परिक्षण बेरोजगारी मिलती होगी। यहाँ जितने लोग लगे हैं सब लोग काम करते हैं, लेकिन सब लोग अपनी पूरी क्षमता भर काम नहीं करते। पूरे वर्ष भर और पूरे दिन भर काम उनको नहीं मिलता। जब लोग बैठे ना रहे, काम भी करें, लेकिन पूरी क्षमता भर काम ना करें, तो उसको अल्प बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से बैठा हुआ है, उसको कोई रोजगार नहीं है, तो उसको पूर्ण बेरोजगारी करेंगे। तो कृषि में अल्प बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी है। आप कहेंगे सर कैसे है? इसका एक एग्जाम्पल दिया है, यहां नाम दिया है, एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण दिया है। देखिए एक लक्ष्मी नाम के किसान का उदाहरण आपके बुक में दिया है, जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है। 2 हेक्टेयर भूमि है। ध्यान से इसको समझिए एग्जाम्पल को कि कैसे कृषि में अल्प बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी। तो लक्ष्मी नाम की एक किसान है जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है और यह भूमि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है। उसके पास न सिंचाई का प्रबंध है, न कोई उत्तम व्यवस्था है खाद बीज का। उस परिवार में 5 सदस्य हैं इसके परिवार में, और 5 लोग मिल करके इसी 2 हेक्टेयर भूमि में काम करते हैं। इसमें अरहर और ज्वार बाजरा वगैरह की खेती करते हैं। अरहर या ज्वार का खेती करते हैं। सारे सदस्य 5 सदस्य उसमें काम करते रहते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि इनके गांव में एक दूसरा किसान मुखराम आ जाता है, और यह इनके परिवार के 2 सदस्यों को अपने पास मजदूरी करने के लिए बुला लेता है। तो लक्ष्मी के परिवार में 5 लोग थे, 5 कृषि में लगे हुए थे। अब 2 सदस्य चले गए मुखराम के यहाँ काम करने के लिए। अब यहाँ बच गए 3 सदस्य। अब उसी 2 हेक्टेयर भूमि में 3 लोग काम कर रहे हैं, और अरहर और ज्वारे की खेती हो रही है। वर्षे पर निर्भर है, उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2 आदमी हटने पर भी, आज 2 आदमी जब दूसरे के यहाँ काम करने लगे तो इनका जो मजदूरी मिलने लगा, इससे परिवार का आय बढ़ा, इनकी स्थिति सुधरी। तो इस तरह से 5 सदस्य जहां काम करते थे, अब 3 ही सदस्य काम कर रहे हैं, फिर भी उत्पादन में कोई परिवर्तन
नहीं हो रहा है। दो सदस्य अतिरिक्त रूप से यहां काम करते थे। अब एक एग्जाम्पल और ले लो, इनमें से 2 सदस्य चले गए उद्योग में काम करने के लिए शहर। इनको लगा कि हम लोग गरीबी झेल रहे हैं, काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी परिवार का 2 सदस्य चला जाता है शहर उद्योग में काम करने के लिए। 2 सदस्य पहले से मुखराम के यहाँ, 2 सदस्य शहर चला गया उद्योग में काम करे। अब 5 में से 4 निकल गए तो कितने सदस्य बचे? 1। और 1 सदस्य जो है तो अब 2 हेक्टेयर भूमि में घर ज्वार की खेती करने लगा अकेला, और जितना उत्पादन होता था उतना ही उत्पादन हो रहा है, उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और 4 लोग निकल गए, 2 लोगों को मजदूरी मिल रहा है मुखराम से और 2 लोगों को मजदूरी मिल रहा है उद्योग से। अब इनका आय बढ़ गया, 4 लोग बाहर काम कर रहे हैं, 4 लोग जो कमा के ला रहे हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई है और कृषि में किसी तरह के उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह का जो व्यवस्था है उसी को हम कहते हैं अल्प बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी। क्योंकि शुरू में ये 5 लोग इसी भूमि में काम कर रहे थे, उत्पादन उतना ही मिल रहा है। बाद में 2 लोगों को निकाला गया, 3 लोग काम करने लगे, उत्पादन उतना ही मिला। फिर 3 में से 2 को निकाल दिया गया, 1 बचा। 1 व्यक्ति भी उस खेत में उतना ही उत्पादन प्राप्त करने लगा जितना पहले करता था। इसका मतलब 4 लोग इस भूमि पर भार के रूप में थे, उनको पूरा रोजगार किसी को नहीं मिल रहा था। तो जब इस तरह की बेरोजगारी दिखाई देती है कृषि में, तो इसी को कहते हैं अल्प बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी। तो अगर हम प्राथमिक क्षेत्र में यह अल्प बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी को दूर कर देते हैं तो हमारे देश की गरीबी अपने आप मिट जाएगी और हमारा देश का आर्थिक विकास होगा, सभी लोगों का आय बढ़ेगा, जैसा कि लक्ष्मी के परिवार में हुआ। 5 सदस्यों में से 4 को निकाल दिया गया, दूसरे धंधे में लगा दिया गया, उत्पादन जो का त्यों रहा। 4 सदस्यों का बाहर से जब मजदूरी आने लगा तो इस परिवार का आय बढ़ा, इनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये जो तीनों क्षेत्रक है, इसमें उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ बहुत ज्यादा, सेवा क्षेत्रक, लेकिन रोजगारी उस तरह से नहीं बढ़ी। उत्पादन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज्यादा बढ़ गया, 85% पहुंच गया, लेकिन रोजगार मिला 45% लोगों को। और प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन का अनुपात बहुत घट गया, 15% रह गया, लेकिन फिर भी रोजगार कितने लोगों को दे रहा है? तो 55% लोगों को। देश के आधे से अधिक जनसंख्या अभी भी कृषि कार्य में लगी हुई। इसका मतलब हुआ कि उत्पादन जब कम मिल रहा है, ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो यहाँ निश्चित रूप से सारे लोगों को पूर्ण रूप से रोजगार नहीं मिल रहा है। सब लोग अपनी क्षमता का परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं। अतः कृषि में अल्प बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी हमारे देश में मिलती है। इसलिए हमको यह जो अल्प बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी है, इसको दूर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब अगले दिन इसी में हम लोग शीर्षक डील करेंगे, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें। एक आध टॉपिक और बचा है, 2-3 टॉपिक, अभी 2 दिन चलेगा ये चैप्टर। कल अब हम लोग आगे डील करेंगे। ठीक है, अब चेंज आ रहा है।